अब फोर्थ टॉपिक पे आ जाते हैं। फोर्थ सेक्शन मतलब चैप्टर का, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन ने वो रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दे स्टैंड विद मैन इक्वली, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने रेवोल्यूशन की लड़ाई लड़ी। तो क्या रेवोल्यूशन में उन्हें उनका हिस्सा मिला? क्या उन्हें भी वही राइट्स मिले? क्या उन्हें भी वही उस तरह से ही जो चेंज मांगे गए थे वो उसमें हिस्सेदारी मिली? इसको लेकर आपके चैप्टर का फोर्थ सेक्शन बनता है। ये देखिए फ़ोटो, आप देखिए यहाँ पर लिखा है पेरिशियन वुमेन ऑन द देयर वे टू वर्साय। हुआ ये था कि पेरिस में, सॉरी फ्रांस में, आप जानते ही हैं कि ब्रेड की कमी थी। तो गांव की वुमन को पता चला कि भाई वो किंग को पता ही नहीं है हमें, हमारे पास ब्रेड की कमी है नहीं है। तो इन्होंने मार्च टू पेरिस करना शुरू कर दिया, वर्साय की तरफ। वर्साय में किंग रहता था, तो वो बताने के लिए वुमेन निकल ली कि हम बताएंगे वो अपने किंग को कि हम कितने परेशान हैं। तो इसे लेकर ये पेंटिंग बनाई गई है। और वुमेन आप देखिए कि अपने हाथों में हथियार लिए हुए हैं, चाहे ये घर के टूल्स हैं, खेती के टूल्स हैं, बट दे आर यूजिंग देम एज वेपन्स। तो मार्चिंग टू वर्साय को लेकर पेंटिंग बनाई गई है। तो वुमेन ने किस तरह से काम किया ये तो आप जानते ही हो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। शुरुआत से ही वुमेन मैन के साथ रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, विच ब्रोट अबाउट सो मैनी इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। अब आप जानती हैं रेवोल्यूशन से तो फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए। भाई मोनार्की से मोनार्की पे आ गया दूसरी बात है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस तो आए। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। सबको उम्मीद होती है, आप कोई एक्शन करते हो, कोई काम करते हो, तो आपके मन में उसके फल की इच्छा तो होती ही है। निष्काम कर्म तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, तो आपको मन में ये रहता है कि भाई हम अच्छा मार्क्स आएंगे और हम क्लास 9th या 10th पास कर लेंगे। उन्हें भी यही उम्मीद थी कि हमारे इन्वॉल्वमेंट से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो बनेगी उस पर प्रेशर पड़ेगा कि भाई हमने तो आपके ऊपर आपके साथ आपका पूरा साथ दिया, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारी ज़िंदगियों को आप इम्प्रूव करें। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। उस टाइम हालात ये थे, चूँकि गरीबी थी, तो केवल मैन के काम करने से काम नहीं चलता था। वुमेन ऑल्सो हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। औरतों को भी पैसा कमाना पड़ता था। दे वर्कड एज seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people। तो हर तरह का काम वे करती थी, चाहे सिलाई करने वाली हो, लॉन्ड्रेस कपड़े धोने वाली हो, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स बेचना, वेजिटेबल्स बेचना, या फिर घरों में काम करना, ये सारे काम इस तरह के औरतें वहाँ करती थी, करने पड़ते थे उनको। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। मैन की तरह वुमेन को ना तो पढ़ने का उस टाइम एक्सेस था, माँ बाप पढ़ाया नहीं करते थे, और जॉब ट्रेनिंग की तो बात ही मत पूछो, वो तो मिलती ही नहीं थी। जब अनपढ़ है तो उसके जॉब ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? तो देखा आपने कि सच सिचुएशंस वर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन यूरोप ऑल्सो।
Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. कौन पढ़ लिख सकती थी? नोबल्स या वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, इनकी बेटियां पढ़ सकती थी। कॉन्वेंट में पढ़ाया करते थे उस टाइम। कॉन्वेंट एक तरह का चर्च स्कूल होता है। चर्च स्कूल, चर्च में ही स्कूल है और वहाँ पर बेसिकली रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। तो उसके लिए पढ़ना लिखना तो पड़ेगा, तो वे पहले बेसिक इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसे सिखाते थे। फिर उसके बाद बाइबल पढ़ाई जाती थी। ये कॉन्वेंट होते हैं, तो कॉन्वेंट्स में पढ़ा करते थे और आफ्टर विच उनके पेरेंट्स ही उनके लिए मैरिजेस अरेंज कर दिया करते थे। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़। अब वो वुमेन वर्क भी करना है, शाम को आकर परिवार भी संभालना है, चाहे कुकिंग हो, पानी लाना हो, ब्रेड की लाइनों में लगना हो, बच्चों की देख रेख करनी हो, ये सारे काम भी वुमेन के ही हुआ करते थे। उसके ऊपर देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। इसके बावजूद भी मैन के मुकाबले उनकी वेजेस कम हुआ करती थी। अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब रेवोल्यूशन चल रही थी तो वुमेन ने ये तय किया कि भाई यही टाइम है, हम भी अपने राइट्स की डिमांड कर सकती हैं। मैन राइट्स मांग रहे हैं, यही मौका है कि अपने राइट्स भी इनके साथ अपनी मांग भी अभी रख दो। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट्स, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो अपनी बातों को, अपने मुद्दों को आवाज़ देने के लिए, डिस्कस करने के लिए वुमेन ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स स्टार्ट कर दिए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। करीब 60 क्लब्स ऐसे बने वुमेन के और अलग अलग सिटीज़ में ये बनाए गए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे बड़ा क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वन ऑफ दियर मेन डिमांड्स was that women enjoy the same political rights as men। सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि जो राइट्स आप मैन को दे रहे हो वही राइट्स वुमेन को भी मिलें, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, हर तरह से बराबरी वुमेन के साथ की जाए। लेकिन वुमेन वर डिसअपॉइंटेड that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। ये बहुत बड़ा झटका लगा वुमेन को उस टाइम। उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ी चोट लगी जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया और उन्होंने देखा कि हमें पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था। दे डिड नॉट हैव इवन राइट टू वोट। क्लास वेल्दी हो, नॉन वेल्दी हो, राइट टू वोट ही नहीं दिया गया। इस बात से बहुत वुमेन को दुख हुआ, गुस्सा भी आया। तो उन्होंने दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी इसके बाद ही कि भाई हमें राइट टू वोट भी दो, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी, हम रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। उन्हें लगता था कि यही तरीका है कि हम अपनी बातों को, अपने अधिकारों को, अपने इंटरेस्ट्स को एक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे हमारी आवाज़ें कोई नहीं सुनेगा। हालांकि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ किया ही नहीं।
पॉलिटिकल राइट्स पर आकर बात टिक जाती है। देखिए, अदर राइट्स पे नहीं हम कह सकते, क्योंकि अदर राइट्स में बहुत कुछ मिला है, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स को लेकर बात बिगड़ गई। अदर राइट्स देख लेते हैं क्या क्या किया। जैसे द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन। बहुत कुछ ऐसा कई काम किए जिससे कि वुमेन की लाइफ्स इम्प्रूव हो सके। जैसे द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, सरकारी स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, है ना, लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई कि हर माँ बाप अपने बच्ची को स्कूल में भेजेगा। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके फादर्स अब उनकी मर्जी के अगेंस्ट उनकी मैरिज नहीं कर सकते थे। अब तक हो रही थी ना अरेंज्ड मैरिज। मैरिज वॉज मेड into a contract entered into freely and registered under civil law। मैरिज को एक कानून बना दिया गया और एक सिविल लॉ के तहत अब मैरिज रजिस्टर्ड होनी थी। रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया गया मैरिज का। इससे पहले नहीं था। इससे पहले चर्च में जाते थे, वहीं पे जो ये एक कन्वेंशन होती है उस तरह से करते थे, मैरिज मान ली जाती थी। लेकिन उसमें श्योरिटी क्या थी, इनश्योरिटी ये होती थी कि भाई मैरिज टूटने का डर रहता था, क्योंकि मैरिज का कोई प्रूफ नहीं होता था लड़की के पास न लड़के के पास। और उस तरफ थोड़ा कल्चर इतना ज़्यादा बाउंड नहीं है जितना कि हमारे यहाँ रहा है, तो इतना ज़्यादा पायस इसको रिलेशन को नहीं मानते हैं वे लोग, तो वो बंधन वाली बात नहीं होती वहाँ पे। तो ऐसे में जो कपल्स थे वे अपार्ट हो जाया करते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया कि जब भी मैरिज होगी रजिस्ट्रेशन भी होगा, जिससे कि कल कोई कपल अगर अपार्ट हो जाए तो कंपनसेशन या जो भी एक जस्टिस होना चाहिए दोनों के साथ वो हो। तो मैरिज को तो बना दिया गया, डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, और मैन हो या वुमेन कोई भी इसे अप्लाई कर सकता था डिवोर्स के लिए। भाई डिवोर्स कब होगा? जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो, मैरिज का प्रूफ हो। तो पहले मैरिज को रजिस्टर करने का ऑप्शन किया गया, फिर साथ साथ डिवोर्स को भी किया गया कि अगर डिवोर्स भी आप लेंगे तो लीगल तरीके से लेंगे, खुद से नहीं लेंगे। Women could now train for jobs, could become artists और run small business। तो जॉब ट्रेनिंग कुछ भी बन सकती थी, स्मॉल बिजनेस चला सकती थी। ये वुमेन को रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट यानी नेशनल असेंबली ने ऑप्शंस दिए। लेकिन वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। वुमेन का जो राइट्स था, पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो स्ट्रगल था ना, ये चलता रहा, ये नहीं मिला ना उन्हें। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। रेन ऑफ टेरर आप जानते ही हो, उस दौरान वुमेन के क्लब्स को बंद करवा दिया गया, उनकी एक्टिविटीज़ को भी बंद करवा दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। जो लीडर्स थी इन क्लब्स की, उनको अरेस्ट किया गया और फिर फाइनली उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया। लेकिन वुमेन्स मूवमेंट for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। अगले 200 साल तक ऐसे स्ट्रगल वुमेन के चलते रहे, वर्ल्ड में चलते रहे, दुनिया भर में चलते रहे। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century।
फाइट फॉर, मतलब ये इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चला है वुमेन का, दुनिया भर में वुमेन ने अपने लिए राइट टू वोट की डिमांड की। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और इन मूवमेंट में जो बेसिक इंस्पायरिंग कोई इवेंट थी, कोई घटना थी जिसको मोटिवेशन मानकर ये स्ट्रगल चलते रहे, वो यही थी जो फ्रांस में वुमेन ने अपने राइट्स पाने के लिए किया। तो ये देखिए आप, फ्रांस में 1946 में जाकर राइट टू वोट मिला है। तो दैट वाज वेरी लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ वुमेन, यू कैन सी। ओके, तो यहीं पर एक रेवोल्यूशनरी वुमेन की छोटी सी कहानी है सोर्स ई में, आइए एक बार देख लेते हैं। टॉपिक है द लाइफ ऑफ ए रेवोल्यूशनरी वुमन, नाम है ओलंप द गूजेस। ओलंप द गूजेस। Olympe de Gouges was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. ये देखिए, it is the portrait of Olympe de Gouges। और ये कौन थी? ये एक पॉलिटिकल एक्टिव वुमन थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जानी मानी, फेमस, पॉपुलर वुमन नेता थी। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो नेशनल असेंबली ने बनाया, और जो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कह के जो डिक्लेरेशन की, उसके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट की। क्यों? बिकॉज दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स एज ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू। भाई वुमेन को तो बाहर रख दिया ना उसने, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन राइट्स ने। तो इसीलिए इसकी खिलाफत की कि भाई ये क्या है, वुमेन के साथ मजाक कर रहे हो। सो इन 1791 शी रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो इसके अगेंस्ट वुमेन एंड सिटीजन नाम से एक डिक्लेरेशन ओलंप द गूज ने लिख दी, जिसमें उसने शी एड्रेस्ड द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। क्वीन और नेशनल असेंबली के मेंबर से डिमांड की कि भाई हमारे लिए भी कुछ सोचो, व्हाट आर यू डूइंग, हमें क्यों आपने बाहर रख दिया, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। इन 1793 ओलंप द गूज criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs। आपको मैंने बताया अभी कि जैकोबिन गवर्नमेंट ने इनके क्लब्स बंद करवा दिए और इनकी एक्टिविटीज़ पर बैन लगवा दिया। तो ओलंप द गूज ने इस बात को क्रिटिसाइज़ कर दिया, इसके अगेंस्ट कुछ लिख दिया या बोल दिया। तो शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, उस पर मुकदमा हुआ, उस पर केस चला, विद चार्ज्ड हर विद ट्रेजन। देशद्रोह का आरोप लगाया गया, यानी सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह मान लिया गया। सून आफ्टर शी वाज एग्जीक्यूटेड, इसीलिए एग्जीक्यूशन करा दिया गया। वही देशद्रोह के ऊपर तो मोनार्क को एग्जीक्यूट करा दिया गया था, ये तो कॉमन वुमेन थी। तो इस तरह से वो ओलंप द गूज वुमेन के बीच में अमर हो गई अपने इस एक्शन से। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि वुमेन ने अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किया, दुनिया भर में किया गया इस तरह का स्ट्रगल, और एक लंबे स्ट्रगल के बाद वुमेन को स्पेशली वुमेन पॉलिटिकल राइट्स मिले। ठीक, ये सोर्स ऑफ है, इसमें तो वही बातें हैं जैसा कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, तो इसमें वही पॉइंट हैं, बस इसमें जहाँ मैन लिखा हुआ है उन डिक्लेरेशन में, इसमें वहाँ उसने वुमेन लिख दिया, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। सोर्स जी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन 1793 the Jacobin politician Chaumette
sought to justify the closure of women's club on the following grounds. जैकोबिन पॉलिटिशियन है ना, और जैकोबिन गवर्नमेंट तो बंद ही करा दिए थे इनके क्लब्स, इसीलिए इसका नाम था शॉमेट। इसने इस बात को जस्टिफाई करते हुए क्या कहता है, ये इस बात को समझिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो समझना पड़ेगा ना हमें कि जैकोबिन्स ने बंद क्यों कराए। क्या कहता है कि हैज़ नेचर अनट्रस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मैन। ये मखौल उड़ा रहा है कि भाई घर के काम क्या और आदमी को दे दिए गए क्या नेचर ने, क्योंकि नेचुरली क्या है, आप नेचुरली का मतलब यहाँ पे आप बायोलॉजिकल वर्ल्ड को देखिए। मेल जो होता है, मतलब मोस्टली मेल जो होता है वो बच्चों की देखभाल नहीं करता। मैं नेचुरल वर्ल्ड में बता रहा हूँ, जानवरों के वर्ल्ड में। तो इसी बात को देखकर, इसी बात से इंस्पायर होकर इंडियन दुनिया भर की जो ह्यूमन कल्चर्स हैं वहाँ पर भी यही सिस्टम है कि भाई बच्चों की देखभाल वुमन करेगी। अब जब बच्चों की देखभाल वुमन कर रही है तो घर भी वुमन संभालेगी। तो ये क्या कहता है इसीलिए कि हैज़ नेचर एंट्रस्टेड, क्या घर के काम मैन को सौंप दिए क्या नेचर ने। हैज़ शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नेचर बेबीज़, अब बच्चों को दूध भी पिलाएंगे क्या हम, ये काम भी वो आदमी का हो जाएगा क्या। नो, शी सेड टू मैन, उसने मैन से कहा, किसने, नेचर ने, बी ए मैन, मर्द बनो, हंटिंग एग्रीकल्चर पॉलिटिकल ड्यूटीज़ दैट इज़ योर किंगडम, ये काम है तुम्हारे। उसने वुमन से क्या कहा है नेचर ने कि बी ए वुमन, वुमन बनो, औरत बनो, द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज़ ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क। घर संभालना, माँ बनना, ये तुम्हारे काम है। मर्दों वाले काम तुम मत लो, ऐसा उल्टा काम मत करो जो नेचर ने नहीं करके दिया। ये शॉमेट कहने की कोशिश करता है, और साथ में कहता है कि शेमलेस आर दोज वुमेन, वे वुमेन बेशरम हैं हु विश टू बिकम मैन, जिन्हें मैन बनने की इच्छा हो रही है। हैव नॉट ड्यूटीज बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन्हें लगता है कि नेचर ने जो ड्यूटीज़ दी हैं दे आर नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो काम नेचुरली असाइंड किए गए हैं वुमेन को वो गलत है, उन्हें मैन के एरिया में दखल देना ज़रूरी है। तो इस तरह की आइडियोलॉजी के लोग भी होते थे, हैं और रहेंगे भी, जो नेचुरल लॉज को ही कल्चर का बेस मानते हैं। तो नेचर को देखते हैं कि नेचर ने ऐसा किया है तो चलो हमारे भी ऐसा तरीका हमें भी करना चाहिए। देखिए एक मैन यानी ह्यूमन, एज ह्यूमन कैन थिंक सो ह्यूमन कैन लिव डिफरेंटली देन द एनिमल्स। इसीलिए इंसान में वर्क्स असाइंड नहीं है, नेचुरल तो असाइंड रहेगा। भाई अगर बेबी को बर्थ देना तो वो वुमन ही करेगी, लेकिन घर संभालना या दूसरे जो काम है वो ह्यूमन ही ऐसा जीव है जो दोनों कर सकते हैं। और रही बात बच्चे संभालने की, तो एनिमल किंगडम में बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें मेल्स बच्चे संभालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जिम्मेदारी नेचर ने वुमेन को ही दी है। वुमेन ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया कि शी हैज़ गिवन बर्थ टू मैन्स चिल्ड्रन। अब आगे जिम्मेदारी मैन की और वुमेन की ये कलेक्टिव हो जाती है। और अगर वुमेन अपने आप को कितना काबिल मानती है कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकती हूँ, तो शी शुड बी गिवन चांस, शी शुड स्टैंड विद मैन, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। तो जो इस तरह कहने वाले लोग हैं आज उसी यूरोप में मैन वुमेन इक्वली कर काम करते हैं पूरे यूरोप में। खैर, तो इस तरह से आप देखिए कि ये इस तरह की आइडियोलॉजी जैकोबिन्स की थी, इसीलिए उन लोगों ने ना तो राइट टू वोट दिए
और ना जो जैकोबिन क्लास चल रहे थे वुमेन के, उन्हें बंद करवा दिया गया। सो फॉर टुडे दैट इज़ ऑल। वी विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।